हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों। हमारे प्यारे भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, पर इसमें ऐसा क्या है जो इसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाता है? तो वो है इसका रेडार। रेडार क्या चीज है, कैसे काम करता है, इससे जुड़ा इतिहास क्या है, क्या आप इसे घर में बना सकते हैं, और आपके द्वारा कमेंट में पूछे गए सभी सवालों के जवाब, यही सब मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो चलो गुरु होते हैं शुरू। रेडार के इतिहास की कहानी बहुत लंबी है, इसलिए सीधा एक्शन पर चलते हैं। हिटलर ने 26 फरवरी 1935 को बर्लिन में हुई सीक्रेट मीटिंग में ब्रिटेन पर हमले की योजना बना ली थी, जिसकी खबर ब्रिटेन के जासूसों ने ब्रिटेन तक पहुंचा दी। अब उड़ गए ब्रिटेन के तोते, क्योंकि हिटलर की सेना के सामने ब्रिटेन कुछ भी नहीं था। रेडारी खोज से पहले किसी उड़ते हुए प्लेन को जमीन पर दूरबीन की सहायता से हवा में ट्रैक किया जाता था। अगर पकड़ में आ गया तो ठीक, और अगर नहीं आया तो बस ऊपर वाला ही मालिक था। खबर मिलते ही ब्रिटेन ने जल्दी से एक कमेटी का गठन करा, जिसने पूरे ब्रिटेन में मौजूद सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को इकट्ठा करा। फिर आए रॉबर्ट वाटसन वॉट। इन्होंने रेडियो वेव्स के इस्तेमाल से हवा में उड़ती हुई चीज के डिटेक्शन का आइडिया दिया। इसके बाद एक बॉम्बर विमान को BBC के 2 टावरों के बीच में उड़ाकर मॉनिटर पर उसको ट्रैक करने की कोशिश की गई, और फिर हुआ चमत्कार, मॉनिटर पर प्लेन मिल गया। उस समय इस रेडार की रेंज सिर्फ 8 मील तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 100 मील कर दिया गया। ब्रिटेन की सरकार ने पूरे ब्रिटेन को ऐसे टावरों से कवर कर दिया, जिसे चेन होम सिस्टम का नाम दिया गया, और ये दुनिया का पहला डिफेंस रेडार सिस्टम था। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले के लिए 3500 जहाज भेजे, जिसके जवाब में ब्रिटेन के 600 जहाजों ने जर्मनी के 2000 जहाजों को मार गिराया। अगर हिटलर 1-2 दिन और हमला कर देता तो ब्रिटेन पर पहली बार इन्वेजन पक्का था, क्योंकि ब्रिटेन के अपने जहाज भी लगभग खत्म हो चुके थे। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका को इस टेक्नोलॉजी की सूचना दे दी, और फिर अमेरिका में MIT के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने मिलकर इसको आगे डेवलप करना शुरू कर दिया। एक मजे की बात सुनो, रेडार का असली नाम टेलीमोबिलोस्कोप था, जिसे बाद में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को छोटा करके रेडार नाम दिया गया। रेडार के इतिहास से बस इतना ही। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। अगर आप एक पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाएं तो आपको अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी, और जिस चीज से आपकी आवाज टकराकर वापस आ रही है उसके पास होने पर आपकी आवाज जल्दी सुनाई देगी, और दूर होने पर देरी से आएगी। बस इतना ही आसान है। अब आपको साउंड की जगह पर रेडियो वेव का इस्तेमाल करना है। रेडियो वेव जाएंगी, टकराकर वापस आएंगी, जिससे दूसरों के घरों में ताक झांक करते हुए एयरक्राफ्ट का पता चल जाएगा। इस तरह के रेडार को पल्स रेडार या ट्रैकिंग रेडार भी बोलते हैं। अब बात करते हैं PPI की। ये है प्लान पोजीशन इंडिकेटर। यही है वो मॉनिटर जिसमें हवा में घूमते हुए दुश्मन को रेडार रूम में बैठे लोग पकड़ते हैं। आज आपको इसका नाम भी पता चल गया। पर एक रेडार दोस्त और दुश्मन एयरक्राफ्ट में कैसे फर्क करता है? इस काम के लिए IFF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। ये एक रेडियो सिग्नल भेजेगा और एयरक्राफ्ट से जवाब आएगा। अगर जवाब सही हुआ तो उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट दोस्त कहलाएगा, और अगर जवाब गलत हुआ या जवाब नहीं आया तो उसको दुश्मन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद शुरू होगा हमला। पर जरा सोचो, आप एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे हो और आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपका ग्राउंड स्टेशन आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक छोटा सा रेडार प्लेन की नाक पर फिट किया जाता है, ताकि प्लेन में बैठा पायलट डाटा के आधार पर सही निर्णय ले सके। वापस चलते हैं ग्राउंड रेडार सिस्टम पर, क्योंकि हमारा इंतजार कर रही है एक बड़ी समस्या। एयरक्राफ्ट कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो उनकी सही लोकेशन का पता कैसे चलेगा? तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे CW रेडार का। इसमें 2 एंटीने का इस्तेमाल किया जाता है, एक रेडियो सिग्नल भेजेगा और दूसरा रिसीव करेगा। पर इससे फायदा क्या हुआ? देखो, रेडियो वेव भेजने वाला एंटीना हर समय एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, लेकिन रिसीवर पर रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी हमेशा अलग होगी। पर कैसे? वो इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन का जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है तो उससे टकराकर आने वाली रेडियो वेव जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर वो भाग रहा है तो उससे टकराकर आने वाली रेडियो वेव को समय लगेगा। और यही है क्लास 11th की फिजिक्स का डॉपलर इफेक्ट। इसी के आधार पर हम उसकी गति और उसकी लोकेशन का सही अनुमान लगा सकते हैं, और उसके बाद होगा उसके क्रियाक्रम का कार्यक्रम शुरू। चलो वापस चलते हैं प्लेन के रेडार पर। मान लो आपको रात के समय एक मिशन पर भेजा जाता है, और आपका दुश्मन बड़ी चालाकी से अपने प्लेन को नीचे उड़ाने लगता है। अब इससे होगा ये कि आपके प्लेन की नाक पर लगा रेडार जमीन पर मौजूद चीजें जैसे कि पहाड़, पेड़ या बिल्डिंग से टकराकर आने वाली रेडियो तरंगों को भी दुश्मन समझ लेगा और आपके मॉनिटर पर दिखाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपने हमला नहीं किया तो आप पर हमला होना पक्का है। तो यहाँ पर आपको फिर से बचाने आएगा डॉपलर इफेक्ट, मतलब आपके प्लेन में लगा फिल्टर मैकेनिज्म आपको मॉनिटर पर सिर्फ चलती हुई चीजों को ही दिखाएगा। अब इसे कहते हैं इंजीनियरिंग। पर एक बेसिक रेडार सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और वो काम कैसे करती हैं? ये मिलके बनता है 6 मेन चीजों से, जिसमें टाइमर, ट्रांसमीटर, एंटीना, रिसीवर, इंडिकेटर और पावर सप्लाई ही मेन है। टाइमर का काम होता है छोड़े गए सिग्नल और रिसीव हुए सिग्नल के बीच में तालमेल बैठाना। ट्रांसमीटर रेडियो सिग्नल बनाकर एंटीने की मदद से छोड़ता है। रिसीवर उसे फिल्टर करके इंडिकेटर पर दिखाता है, और इन सभी को ऊर्जा देता है पावर सप्लाई मैकेनिज्म। अच्छा जरा सोचो, इतने सारे शेप्स के रेडार क्यों बनाए गए?
किसी का एंटीना गोल होता है, कोई पैराबोलिक शेप का होता है और किसी के सर पे तो सिर्फ डंडा ही घूमता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक पेट्रोल इंजन है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर उसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होगा। उसका साइज और उसकी शेप हम अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करते हैं। इसी तरह से हर रेडार का वर्किंग मैकेनिज्म सेम ही है, बट उसकी शेप और उसका साइज हमारी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पैराबोलिक एंटीना बहुत दूर तक और बड़ी सटीकता से चीजों को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि ये अपने आकार की वजह से रेडियो वेव्स को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करके बहुत दूर तक प्रोजेक्ट कर सकता है। इसी तरह से एक फ्लैट शीट के आकार का एंटीना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेडार एंटीना लगे होते हैं, बहुत ज्यादा रेडियो वेव एनर्जी को एमिट करके उड़ती हुई चीजों का पता करता है। चलो जरा सोचो, अगर रेडार रेडियो तरंगों के टकराकर वापस आने पर चीजों का पता करता है, तो क्या होगा अगर रेडियो तरंगे टकराएं लेकिन वापस ना आ पाए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, और इसी को कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। चलो करते हैं अपने जहाज को रेडार से गायब। आखिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी? क्या ये एयरक्राफ्ट की शेप पर डिपेंड करती है? कौन सा मटेरियल इसको बनाने में इस्तेमाल होता है? सबसे पहले बात करते हैं शेप की। अगर पूरे एयरक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन करें कि उस पर कोई भी चीज फ्लैट ना हो, मतलब पूरी बॉडी एंगल पर डिजाइन की जाए, तो रेडियो तरंगों को वापस भेजने के बजाय किसी और दिशा में मोड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एयरक्राफ्ट रेडार से गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं रैम की, कंप्यूटर वाली नहीं, बल्कि रेडियो वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की। हाँ जी, ऐसे मटेरियल भी हैं जो रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक पॉलीमर पेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं आयरन बॉल पेंट। इसमें होती हैं छोटी छोटी लोहे की गेंद। कितनी छोटी भाई साहब, आंखों से तो नहीं दिखने वाली। अब इस पर रेडियो तरंगे टकराएंगी और गर्मी उत्पन्न करके खत्म हो जाएंगी। लो जी, हो गया आपका एयरक्राफ्ट गायब। क्या इसके अलावा भी कोई और टेक्नोलॉजी है? वर्तमान की बात करूं तो नहीं, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। चलो उसके बारे में भी बता देता हूं। अब आता है प्लाज्मा, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा रेडियो वेव्स को पूरी तरह से सोख लेता है। अगर हम एक एयरक्राफ्ट की बॉडी पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगा दें, तो स्विच को ऑन करते ही एयरक्राफ्ट की बॉडी के आसपास की हवा चार्ज हो जाएगी और पूरा एयरक्राफ्ट प्लाज्मा की एक मोटी परत के अंदर समा जाएगा। अब कोई भी रेडियो वेव इस एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाएगी। पर इसका फायदा क्या है? रेडार से गायब करने का काम तो पिछली टेक्नोलॉजी भी कर रही थी। भाई साहब, रेडार बहुत चालाक होते हैं। अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार बदलते रहें तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक प्लाज्मा वाला एयरक्राफ्ट हर तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पर मान लो आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप रेडार को कैसे चकमा दोगे? तो अब आपको करना पड़ेगा रेडार को जैम, और इस मामले में भारतीय वायुसेना का रफाल एकदम माहिर है। उसके बारे में बताऊंगा बाद में। उससे पहले समझ लो एक रेडार को जैम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाफ की। अब ये क्या चीज है? ये है ग्लास फाइबर पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर तैयार किए गए लाखों की संख्या में छोटे छोटे कण, जिसे एक छोटे से डब्बे के अंदर पैक करके फायर किया जाता है। इनका आकार 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, और ये छोटे छोटे कण रेडियो तरंगों को आपस में उलझा देते हैं, और एक साथ रेडार पर इतने सारे बिंदु उभरने लगते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि असली प्लेन है कहां पर। और इतने समय में तो एक प्लेन 9211 हो जाता है, और रेडार देखने वाले बुड़बक को पता ही नहीं चलता हुआ क्या। यहाँ एक जरूरी बात, जैमिंग से आप रेडार से गायब नहीं होते, बल्कि आपकी असली लोकेशन का पता नहीं चलता। दुश्मन को ये तो पता होगा कि आप कहीं पर हो, लेकिन हो कहां पर ये नहीं पता चलेगा। चाफ का इस्तेमाल रेडार गाइडेड मिसाइल से हमला होने की स्थिति में किया जाता है, क्योंकि जब रेडार को पता ही नहीं होगा कि आप हो कहां, तो मिसाइल आपको घंटा खोज पाएगी। कमाल की टेक्नोलॉजी है। पर मान लो आपके सारे चाफ खत्म हो गए, अब कैसे बचोगे? तो चिंता मत करो, इसका भी इलाज है। एक फाइटर प्लेन खुद की रेडियो वेव छोड़कर भी रेडार को उलझा सकता है। सबसे पहले रेडार रेडियो वेव छोड़कर प्लेन का पता लगाएगा। अब प्लेन सेम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव छोड़कर रेडार को अपने अलग अलग जगह पर होने का ढोल खुद ही बजाएगा। हर बार ऐसा करने पर रेडार का मॉनिटर कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलो वापस चलते हैं रफाल पर। भारत का रफाल ये सभी काम मक्खन की तरह कर सकता है। इसके साथ साथ उसमें एक डिकॉय भी है। मान लो आप अपना रफाल लेकर दुश्मन के इलाके में घुस गए और अब आप पर हो गया मिसाइल से हमला, तो अब आप एक डिकॉय की मदद से आती हुई मिसाइल को उसके रास्ते से भटकाकर अपना काम कर सकते हैं। हर समय मौत को मुट्ठी में बंद करके हवा में उड़ने वाले भारतीय वायुसेना के जाबाज वीर योद्धाओं को मेरा शत शत नमन। अब मैं दूंगा आपके अजब गजब सवालों के जवाब। रडार पानी के नीचे काम क्यों नहीं करता? क्योंकि पानी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक मिलिट्री रडार की कीमत कितनी होगी? ये इंफॉर्मेशन कोई पब्लिक डोमेन में क्यों देगा? मिलिट्री रडार की डील दो सरकारों के बीच का लेन देन होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती। पर एक अंदाजे के रूप में पूरी दुनिया में रडार की मार्केट 2025 तक लगभग $14 बिलियन की होगी। भारतीय रुपए में बात करें तो 1
1,11,325 करोड़। रेडार में रेडियो वेव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहला कारण है पैसा। पावरफुल रेडियो वेव्स कम खर्च में बड़ी आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। क्या कोई प्राकृतिक जीव जैसे डॉल्फिन रेडार का इस्तेमाल करती है? नहीं, डॉल्फिन सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। सोनार में रेडियो वेव्स की बजाय साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि पानी रेडियो वेव्स को सोख लेता है, इसीलिए पानी के अंदर जासूसी के लिए रेडार के बजाय सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर टोनी की। अरे अपना आयरन मैन। इतना छोटा साइज होते हुए भी वो रेडार पर कैसे पकड़ा गया? देखो, टोनी का सूट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बना हुआ नहीं था, इसीलिए रेडार ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन वो है क्या, इसका अंदाजा उन्हें नहीं लग पाया। एक रेडार कितनी छोटी चीज को पकड़ सकता है? अगर उस चीज से रेडियो वेव टकराकर वापस आ रही है तो रेडार उसे डिटेक्ट कर लेगा। ये OTH यानी ओवर द होराइजन रेडार क्या चीज है? हमारी पृथ्वी के गोल आकार के कारण उसके दो विपरीत कोनों पर होने वाली दुश्मन की हलचल को कोई भी रेडार पकड़ नहीं सकता। इसके लिए हमें सैटेलाइट या OTH रेडार का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। OTH रेडार से निकलने वाली रेडियो वेव आइनोस्फीयर से टकराकर दुश्मन की लोकेशन से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस आकर दुश्मन की हरकतों का पता लगाती है। क्या हमारे प्यारे भारत के पास कोई OTH टेक्नोलॉजी है? नहीं, हमारे पास OTH तो नहीं है, लेकिन स्वॉर्डफिश है, और ये है हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। एस बैंड, एक्स बैंड और क्यू बैंड रेडार क्या होते हैं? सबसे पहले जान लो बैंड क्या चीज है। बैंड का मतलब होता है रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या आपने पानी पर तैरता हुआ रेडार देखा है? बिल्कुल देखा होगा। अभी चाइनीज नेवल शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पर आई थी, उस पर एक्स बैंड रेडार लगे हुए थे। ये रेडार जासूसी और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका ने तो मिसाइल के खतरों से बचने के लिए एक्स बैंड रेडार को परमानेंट पानी में तैरते हुए ढांचे पर बना रखा है। एक्स बैंड रेडार एयर ट्रैफिक कंट्रोल या मालवाहक पोत में दिशाओं के सही ज्ञान के लिए इस्तेमाल होते हैं, और क्यू बैंड रेडार का इस्तेमाल मिलिट्री के द्वारा किया जाता है। इसे किसी चलते फिरते वाहन पर लगाकर 30 मिनट से भी कम समय में तैयार करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 360 डिग्री घूमकर आते हुए ड्रोन, रॉकेट और तोप के गोलों का पता लगाता है। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रेडार क्यों नहीं पकड़ पाता? उसका कारण है इंटरफेरेंस। एक रेडार रेडियो तरंगों के माध्यम से चीजों का पता लगाता है, लेकिन अगर आने वाली तरंगे बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस हो जाता है। इसे आप ऐसे समझो कि आपके बोलते हुए कोई दूसरा आदमी चिल्लाने लगे तो आपकी आवाज सुनने वाले को समझ में नहीं आएगी। एक रेडार कितनी पावर यूज करता है ये निर्भर करेगा उसके साइज, शेप और उसकी रेंज पर। अंदाजन एक नॉर्मल मिलिट्री रेडार 1 मेगावाट तक पावर ले सकता है। छोटी चीजें रेडार पर क्यों दिखाई नहीं देती? बैकग्राउंड नॉइस की वजह से। अगर एक ही आकार की बहुत सारी चीजें एक साथ उड़ रही होंगी तो उसमें टारगेट को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार किसके पास है? अमेरिका। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है SPY-7। किसने बनाया? लॉकहीड मार्टिन ने। क्या रेडारो घर में बना सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ये वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, तो क्यों ना एक और वीडियो बनाकर उसमें समझा दूं। रेडार टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा प्यारा भारत कहां पर खड़ा है, इसके बारे में जानने के लिए आप इंटरनेट पर इंदिरा और स्वॉर्डफिश के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। मेरे देश की सुरक्षा बिल्कुल सही हाथों में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।